Yes, Aryan. Good afternoon, everyone. Are you listening? Good afternoon. आवाज आ रही थी आपको? मुझे लगा आवाज नहीं आ रही है. सर अभी तो हाँ. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. चलो, टेस्ट तो अच्छा किया आप लोगों ने, बट एक्चुअली परसों डिलीट हो गया था, फिर मैंने आज चेक किया उससे मॉर्निंग में. आई विल टेल यू द मार्क्स एट द एंड ऑफ द क्लास. पहले क्लास ले ले, फिर मैं मार्क्स बता देता हूँ आपको. ठीक है? सर आज वो करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या हमने नेशनल कप का रिवीजन स्टार्ट किया था, उसे खत्म कर लें पहले. टेल मी. ये जो हमने स्टार्ट किया था उसे खत्म कर लेते हैं पहले. व्हाटएवर यू सजेस्ट. हाँ, आज की क्लास इसमें तो टाइम लगेगा ना. हाँ, टाइम तो लगेगा. मेरे ख्याल से आज तो हो जाना चाहिए वैसे. सर आप वो न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज कराओगे? न्यूमेरिकल बाद में कर लेते हैं, फिर हम जैसा आप सजेस्ट करो, ऑल ऑफ यू. सर पहले आज थ्योरी रिवाइज करके खत्म कर लेते हैं एंड फिर न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे. ठीक है, एज यू. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. मतलब इसकी थ्योरी रिवीजन के बाद वो स्टार्ट कर देंगे. हाँ, एलपीजी. दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. ठीक है. हाँ सर. तो लास्ट हमने जो स्लाइड है वो इससे पहले वाला स्लाइड खत्म किया था, एंड दैट इज वी हैव डन टिल ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्टर पेमेंट हमने खत्म कर लिया था. So today we have to start from economic territory or domestic territory of the economy. Do you remember? Yes sir. So can you tell me what is domestic territory or economic territory of the economy? मोनी जी बताइए. Economic territory is administered by a government within which persons or good and capital circulate freely, and it includes political frontiers like territorial waters and fishing vessels, oil and natural gas rights, embassies, consultants, military base. That's good. एक बार मैसेज कर देना उसको. हार्दिक ने ज्वाइन नहीं किया. आर्यन लक्ष्य को जो मैसेज कर देना. ठीक है? So now coming to the exceptions. One exceptions where goods cannot be moved freely, that is embassy. मतलब if there is a US embassy located in India, it is a part of USA domestic territory, while Indian embassy located in anywhere in the world is a part of Indian embassy. It is not a part of that particular country where it is located. It is always considered as a part of that economy, that country, for which country it belongs. Means Indian embassy कहीं भी होगा वर्ल्ड में तो वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा, ना कि किसी और कंट्री का. So definitely there is a difference between citizenship and resident of a country. Manya, can you differentiate between citizen and resident? Who are the citizen and who are the resident? Yes sir. बताओ. सर सिटीजन वो हुआ मतलब जिसका प्लेस ऑफ बर्थ उस कंट्री में है.
हाँ बस। और सर रेसिडेंशिप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है बेसिकली रेसिडेंशिप। तो रेसिडेंट वो होगा उस कंट्री का जहाँ पे वो काम कर रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज इन दैट कंट्री एंड ही हैज बीन वर्किंग फॉर 1 ईयर। और सर वो सिटीजनशिप होता है लीगल कॉन्सेप्ट। हाँ। गुड। तो सपोज करो कि ब्रेटली इंडिया में आके कंटिन्यूअसली मोर देन 180 डेज यहीं पे अपनी कोचिंग चलाता है, क्रिकेट कोचिंग, तो और वो पिछले 4-5 साल से ऐसा कर रहा है, तो क्या वो इंडिया का रेसिडेंट होगा या इंडिया का सिटीजन होगा? रेसिडेंट। रेसिडेंट होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाइज करती है एंड ही इज रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, तो ही इज कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसमें हमने काफी क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे पीछे, अभी भी आएगा तो एक आध क्वेश्चन तो पूछूंगा, तो बी अलर्ट फॉर दैट। So a resident, whether a person or an institution, is one whose center of economic interest lies in that economic territory of the country in which he or lives. Already we have discussed about it. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, कुछ एक दो एग्जाम्पल है, आंसर बता दो बस, फिर आगे बढ़ते हैं। अ स्टूडेंट फ्रॉम जापान फॉर एजुकेशन इन इंडिया, वो कहाँ का माना जाएगा? सर जापान। सर जापान। क्यों क्यों माना जाएगा, रीजन इसके पीछे? क्योंकि सर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो बस पढ़ने आया है। यस, वो अर्न करने नहीं आया है, बस यहाँ पे पढ़ने आया है। वेरी गुड। अब अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम? क्या सर? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है? और नेशनल इनकम में एनएफआईए इंक्लूड होता है। गुड। मतलब ये जो हमारी बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर प्लस जो हमारा 200 नॉटिकल माइल, मान लो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी में जो भी समुद्र होगा, हमें पता है इंडिया ऑलरेडी 3 पार्ट से एक्सेप्ट दिस पार्ट, इस पार्ट को छोड़ के ऑल 3 पार्ट इज कवर्ड फ्रॉम द सी। तो हमारे बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक जो भी एरिया होगा वो किसका होगा? इंडिया का होगा। अब उससे आगे जब दूर जाएंगे तो इंटरनेशनल टेरिटरी हो जाएगा। प्लस एम्बेसी हमारी कहीं भी वर्ल्ड वाइड है। प्लस अगर हमारा इंडियन कोई भी एयरक्राफ्ट से फिशिंग प्लेटफॉर्म, ऑयल रिग्स जो कि ऊन करता है इंडिया से बाहर और इंडियन के द्वारा ऊन किया जाता है, तो दैट बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो मतलब विद इन दिस डोमेस्टिक टेरिटरी और जो इंडियन बाहर जाके काम करते हैं उन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो टोटल हो जाता है नेशनल इनकम। इन विच कंडीशन नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन, इन विच कंडीशन नेशनल इनकम इज लेस देन डोमेस्टिक इनकम? जब एनएफआई नेगेटिव है। वेरी गुड। मतलब ये सब चीजें आपकी अच्छे से याद है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो, इंडियन रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड एंड अर्न फैक्टर इनकम लाइक रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, तो ये किसी भी तरीके से जो हम अर्न करते हैं माइनस जो वो हमसे लेके जाते हैं, दैट बिकम द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Manya, last time you have asked me this question many times. Is it clear? Yes, sir. Already discussed यहाँ पे फीटा। फीटा का मतलब क्या होता है? FITA। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और फीफा का मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें NFIA पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। गुड। So what is the difference between, already we have done domestic income और national income के बीच का basic difference? Will the following be a part of domestic factor income of India? Factor income from abroad कहाँ का income है? National income का या domestic income का? नेशनल। क्यों?
सर क्योंकि इनकम अब्रॉड से आ रही है, मतलब हमारी कंट्री में हमारी कंट्री के प्रोडक्शन से नहीं आ रही। गुड। प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक्स फ्रॉम इट्स ब्रांच इन इंडिया, ये कहाँ का इनकम है? आर्यन, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन बैंक्स फ्रॉम इट्स ब्रांच इन इंडिया, ये कहाँ का इनकम है? डोमेस्टिक या एनएफआई है? सर ये नेशनल इनकम एनएफआई है। क्यों बेटा एनएफआई क्यों है? सर फॉरेन बैंक्स है ना, पर उनकी ब्रांचेस इंडिया में है। ब्रांच इंडिया में है तो इंडिया में वो प्रोड्यूस कर रही है ना, ये कोई एम्बेसी तो नहीं है। ये पिछली बार भी बताया था मैंने, इसलिए दोबारा पूछा कि कोई भी अगर एक ऑपरेशन है, बिजनेस ऑपरेशन है, वो अगर इंडिविजुअल ओन करता है इंडिया में और इंडिया में काम कर रहा है, तो इंडिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो। सिर्फ जब वो क्या होगा, एम्बेसी होगा, कॉन्सुलेट होगा, कोई आपका एयरक्राफ्ट होगा या शिप होगा, वो अगर फॉरेनर का है तो वो उनके देश का डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल कंपनी है, वो अगर इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में चुकी है, तो वो इंडिया के डोमेस्टिक इनकम का ही हिस्सा होगा। इज इट क्लियर? यस सर। Compensation of employees to residents of Japan working in Indian embassy in Japan, ये कहाँ का इनकम होगा? Compensation of employees to resident of Japan working in Indian embassy in Japan, ये कहाँ का इनकम है? डोमेस्टिक या नेशनल? डोमेस्टिक होगी, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड, क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी, तो ये रीजन भी आपको आंसर में लिखने होंगे, यस और नो के साथ साथ, डोमेस्टिक या नेशनल के साथ साथ उसके रीजन भी लिखने होते हैं। सर ये मतलब इंडिया के लिए वो है ना? हाँ इंडिया के लिए, यस इंडिया के लिए डोमेस्टिक इनकम है, और जापान के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि वहां से वो कमा के ला रहे हैं। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस बताने की जरूरत तो नहीं, ऑल ऑफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, इनके बीच में किस चीज का डिफरेंस रहता है? NIT, net indirect taxes. What is indirect tax? सर टैक्सेस जिसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट किया जा सकता है। गुड, अभी टेस्ट भी दिया आप सबने। हाँ। Then what is the difference between net and gross? Depreciation. Good. तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें क्या करना होता है? Subtract depreciation. गुड। अगर ग्रॉस से नेट निकालने के लिए सर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। हाँ गुड। और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए क्या करना होता है हमें? सर NFIA ऐड होता है। माइनस होता है। नेशनल से डोमेस्टिक NFIA माइनस होता है। मैंने यहाँ पूछा माइनस होगा। नेशनल इज अ ब्रॉडर टर्म, वहां से डोमेस्टिक में जाना है। अगर हम अच्छा हाँ ठीक है, माइनस समझ गया। ऑलरेडी ये टर्म्स क्लियर है, पीछे डिस्कस कर लिया। न्यूमेरिकल करेंगे बाद में करेंगे बताओ? सर बाद में कर लेंगे सर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपसे। इट माइट बी इन 4 मार्क्स एज वेल एज इन, सॉरी इट माइट बी इन 3 मार्क्स एज वेल एज 6 मार्क्स, दोनों के लिए क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। क्या? व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, और जीडीपी इज कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर कैलकुलेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर और नॉट? अब देखो इंडिया का ही देख लो, इंडिया की पर कैपिटा इनकम आज के डेट में लगभग 3,200 अमेरिकन डॉलर है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग।
बट हम देख रहे हैं कि मिलियंस ऑफ पीपल, हम कह सकते हैं कि 10 से 12 करोड़ ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे हैं एज अ माइग्रेंट वर्कर। अब उनकी इनकम तो उस हिसाब से जीरो हो गई। तो जो पर कैपिटा इनकम है या जीडीपी है, उससे हमें प्रॉपर इकोनॉमिक वेलफेयर का पता नहीं चलता। दैट वी हैव टू राइट डाउन। अब इसमें 3 फैक्टर हैं इसके: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, एक्सटर्नलिटीज एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। If the GDP of the country is rising, the welfare may not rise as a result. This is because rising GDP may be concentrated in the hands of few individuals or firms, unequal distribution of income. For the rest of income may in fact have fallen. In such a case, the welfare of the entire country cannot be said to be have increased. That we have to explain in case of distribution of GDP. कोई इसका एग्जाम्पल बता सकते हो आप में से कि कैसे हम बताएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से हम इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं बता सकते? ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट, गिव सम एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मोनिसी? तो जैसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होती और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। और मतलब किसी इकोनॉमी में रिच और पुअर के बीच में गैप बहुत ज्यादा है अगर, तो जितना जीडीपी अगर बढ़ी भी है तो वो सिर्फ रिच लोगों की वजह से है। यस, वो एग्जांपल, ये तो ठीक हो गया। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ। तो फिर ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन भी मेरे ख्याल से आएंगे। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं एक्सटर्नलिटीज फैक्टर पे। व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज? यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज क्या काम करता है? सोशल बेनिफिट। अभी इस जो अभी हम करंट सिचुएशन में लॉकडाउन में, इससे बेहतर एग्जांपल हो ही नहीं सकता। अभी देखो देश में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास, तो कुछ लोगों को तो अच्छी फैसिलिटी मिल पा रही है, कुछ को नहीं मिल पा रही है। तो क्लियरली है कि हमारे से पर कैपिटा इनकम नहीं बता सकती कि हम इकोनॉमिकली वेलफेयर लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही है। निगेटिव एक्सटर्नल, इसमें 2 पार्ट है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो निगेटिव में हो गया पॉल्यूशन, निगेटिव में हो गया लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, निगेटिव में हो गया लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी फॉर द पुअर, एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वही हो सकता है कि प्रॉपर डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द पुअर्स, and therefore they are getting the benefit on night time. We can say we are providing midday meal and education system for the poor, and that's why the literacy rate in the country is increasing. So somehow we can say certain parts, certain point are providing the proper economic welfare, and same time the states which do not have such facility are weaker. अभी हमारे पास जो माइग्रेशन या रिवर्स माइग्रेशन जिसको कहते हैं वर्कर का, वो किस स्टेट के लिए ज्यादा हो रहा है? यस मोनिसी, विच स्टेट आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लेबर माइग्रेशन मोर? हेलो? आपने क्या बोला एक बार जैसे वो? हाँ, मैं पूछ रहा था कि विच स्टेट आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लेबर माइग्रेशन मोर? जो भी लेबर का माइग्रेशन हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो कौन सी स्टेट ज्यादा फेस कर रही है इस प्रॉब्लम को? उड़ीसा में था, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, यस, बिहार, यूपी, ठीक है, तेलंगाना। तो अब ये देखो, ये जो लेबर माइग्रेशन है वो आपको क्लियर बता देता है कि सर्टेन स्टेट्स आर वेल ऑफ। गुजरात का कोई भी वर्कर कहीं और नहीं है, बहुत कम ही होंगे 2-4। महाराष्ट्र का वर्कर इंडिया का और स्टेट में नहीं है, कर्नाटका का वर्कर किसी और स्टेट में नहीं है, दिल्ली का वर्कर कहीं और स्टेट में नहीं है, लेकिन बाकी वर्कर जो है वो दिल्ली में हैं, अदर स्टेट के वर्कर दिल्ली में हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जिन स्टेट से वर्कर हमारे दूसरे स्टेट में आ जाते हैं, तो जहां से माइग्रेट होके आए थे
वो स्टेट क्या है, वहां पे निगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, वहां पे इंडस्ट्रीज नहीं है, और जहां आए वहां पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, वहां पे फैसिलिटी मिल पा रही है उनको। इज इट क्लियर? हाँ सर। मतलब ये और एक डायमेंशन है जो अब तक हम आंसर में नहीं लिखते थे, अब इस आंसर को भी अब लिखेंगे। क्या होगा इस स्क्रीन से क्यों? तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या क्या है? द सोशल बेनिफिट्स रेफर टू द पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो भी मैंने सारा डिस्कस किया, जिन स्टेट में ये चीजें हैं वो जहां वर्कर ज्यादा काम कर पाएंगे, और जहां पे नहीं है वहां पे वर्कर कम काम कर पाएंगे। फिर आता है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब देखो, वेलफेयर इज लेस देन द इनिशिएटिव बाय जीडीपी। अब ओवर क्राउडिंग है, ओवर एस्टिमेशन है, पोल्यूटिंग रिवर है, रिफाइनरी। अब दिल्ली में यमुना का पानी जो है बिल्कुल ही गंदा हो रखा है, ठीक है, वहीं कुछ स्टेट है जहाँ बेहतर है। तो ये सारे क्या निगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। सर मेरे घर की लाइट चल रही थी इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, वो तो प्रॉब्लम चलती रहती है, कोई बात नहीं। हाँ सर। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। लक्ष्य, यू ज्वाइंट लेट, कहाँ थे आप लक्ष्य? सर मेरी आईज बहुत रेड हो रखी हैं सर। क्यों, पूरे दिन स्कूल वाले पढ़ाते रहते हैं क्या आजकल? सर सुबह 8 से 1 बजे तक तो रखते ही हैं सर, और फिर थोड़ा असाइनमेंट भी देना था, तो सर बहुत स्क्रीन टाइम हो रहा था, 12-13 घंटे। मेरी दोनों आईज बहुत रेड है। चलो, समर वेकेशन ब्रेक कब से आ रहा है आपका? सर 31 से है सर, एक्स्ट्रा क्लासेस कह रहे हैं, वरना 21 से छुट्टी है सबकी। मोनिशी, आपके स्कूल में? और अभी मैम ने श्योरली तो नहीं बताया, पर 29 से हो जानी चाहिए। अच्छा, हार्दिक आपका? सर सेम स्कूल। अच्छा, सेम स्कूल है आपका। लक्ष्य? नहीं सर मेरे में नहीं। मान्या आपका? सर कुछ बताया नहीं है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जून में तो हो ही जाएगी। हाँ, मतलब 30 मई तक, 31 मई तक तो चलना ही है क्लास कैसे भी करके। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा, आपको भी गैप मिलेगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि 2 दिन से मेरे भी पीटीएम चल रहे हैं स्कूल में, तो कंप्यूटर के साथ बैठे बैठे मेरी भी हालत खराब हो जाती है, आंखों में दर्द करने लगता है, क्योंकि क्लास लेते हुए तो थोड़ा गैप भी मिल जाता था, पीटीएम पूरे दिन चल रहा है, ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है। मैं समझ सकता हूँ आप सबकी फ्लाइट, कि ऑनलाइन क्लासेस अच्छी चीज है, अभी हम काम तो पढ़ाई तो कर पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारी कॉग्निटिव जो थिंकिंग पावर है उसको इफेक्ट करती है, जब ज्यादा देर देखते हो स्क्रीन तो। मेरे में तो सर मेरे स्कूल में 29 से पेपर है। पेपर तो मेरे चल रहे हैं, पेपर तो ऑन स्क्रीन एमएस फॉर्म पे लेता रहता हूँ मैं, तो होते नहीं, रहते। मेरे हैं सर 29 से। अच्छा, तो किस तरह से होंगे, यूटी कैसे होंगे वो? हाउ सर दे एमसीक्यू है सर। तो वो तो एमएस फॉर्म पे ही होगा ना, एमएस फॉर्म, या किस पे आपके स्कूल वाले किस पे क्लास ले रहे हैं? सर जूम पे ले रहे हैं। अभी भी जूम पे ले रहे हैं? यस सर। तो फिर टेस्ट कैसे कंडक्ट करेंगे, वो शेयर कर देंगे पेपर और आप करके भेजोगे? नहीं सर, वो कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पे लेंगे। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, टीम पे एमएस फॉर्म पे लेंगे, और और हम भी सोच रहे हैं अपनी क्लास को ना टीम पे शिफ्ट करें जूम से। कहीं ना कहीं बात तो माननी पड़ेगी ना मोदी जी की, कि जूम मत यूज करो। आप सर सबके, पहले तो टिकटॉक मत करो सर। हाँ टिकटॉक तो मैं तो नहीं करता, मैंने तो आज तक किया नहीं। आप सबके पास माइक्रोसॉफ्ट है बेटा? पर डाउनलोड कर लेंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट टीम डाउनलोड कर दो, अभी नहीं करेंगे, 2-4 दिन में देखते हैं, डिस्कस करके, ठीक है ना। उसमें टेस्ट लेने में आसानी होती है, उसमें एमएस फॉर्म पे टेस्ट बना के, क्विज बना के, और वो ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म है, उस पर रिकॉर्ड भी रह जाता है सारा कुछ। तो जूम इज नॉट सच अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस, तो धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसलिए मैंने इंडिकेट कर दिया कि आप सब भी देखना, एमएस टीम अगर हो तो डाउनलोड कर लेना माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। लैपटॉप यूज कर ठीक रहे है हो सर। आप लोग? लैपटॉप यूज कर रहे हो या फोन यूज कर रहे हो? हाँ सर आप। लैपटॉप बेटर है, फिर फोन में तो उतना अच्छा नहीं हो पाता, लैपटॉप में उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, तो बेटर है वो। चलिए, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं। जीडीपी रिमेन्स
अंडर एस्टिमेटेड एज नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अब देखो इंडिया में आज भी जितनी भी हाउसवाइफ मैंने फीमेल हैं उसमें से बहुत सारी फीमेल, मतलब ये समझ लो कि अर्बन एरियाज में पर्टिकुलरली ज्यादा फीमेल हैं जो कि हाउसवाइफ है, दे आर नॉट डूइंग द जॉब। अब वो घर में चाहे खाना बनाएं, चाहे अपने बच्चों को पढ़ा लें, या बहुत सारी चीजें हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब उस वैल्यू के हिसाब से अगर नहीं है तो डेफिनेटली हमारी जो पर कैपिटा इनकम है या जो जीडीपी है वो कम कैलकुलेट होती है। एक दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन भी है। अभी पिछले क्लास में वो डिस्कस किया था, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि गरीबों के लिए 10,000 का डिजिटल लोन देंगे, तो वो जोड़ना चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम में। बट अभी अगर हमारे गली में कोई रेडी वाला, कोई सब्जी वाला, कोई खोमचे वाला, गोलगप्पे वाला, अगर वो बिजनेस करता है महीने का 10, 20, 25 हजार जो भी कमाता है, दे आर नॉट एडिंग द सेम इनटू द बैंकिंग सिस्टम, तो उसकी वैल्यूएशन ही नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, उसकी जीडीपी में कोई कैलकुलेशन ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा जो नेशनल इनकम है उसकी वैल्यूएशन एग्जैक्ट पता ही नहीं चल पाती कि है कितना। आज भी कभी आप गांव में जाओगे तो क्या होता है कि लोग घर से अनाज देते हैं, उसके बदले में सब्जी ले लेते हैं, अनाज देते हैं उसके बदले में दूध ले लेते हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन नेशनल इनकम में जुड़ता ही नहीं है, जिसकी वजह से एक्चुअल वैल्यू क्या है नेशनल इनकम की वो हमें पता ही नहीं चल पाता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज भी इंडिया में नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन की वजह से। और मेरे ख्याल से अभी जो गवर्नमेंट ने ढेर सारे, चाहे वो फार्मर के लिए पैकेज दिए हैं, चाहे वो मार्जिनल लेबरर एंड स्मॉल वेंडर्स के लिए पैकेज दिए हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है उसको बैंकिंग सिस्टम लाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और आने वाले टाइम पे हमारी इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा दिखेगी। सो दिस इज क्लियर? Yes, sir. आई अंडरस्टैंड रिवीजन हो रहा है, थोड़ा सा बोर हो रहे हो तुम लोग, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा बोर हो रहे हो? नहीं सर। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन तो पता है आपको कितने मेथड हैं? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? अगर आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ आइडिया है, हार्दिक, एक्सपेंडिचर मेथड एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स इनकम। यस, रुक जाओ और एक मिनट, हार्दिक एक मिनट, फिर से सोचो। एक्सपेंडिचर मेथड पूछ रहा हूँ मैं, कोई और मेथड नहीं पूछ अच्छा सॉरी सर, उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, इन सबको जोड़ के क्या निकल के आता है हमारे पास? से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जब इसमें एनएफआई जोड़ते हैं तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। मतलब याद तो है लेकिन थोड़ा सा भूल रहे हो। मोनिसी बताना इनकम मेथड। इनकम मेथड में ये होता है सम टोटल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का। तो कैसे इसको अलग अलग टर्म्स है ना, क्या क्या? कंपनसेशन ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट आता है, और प्लस मिक्स्ड इनकम होती है। इन तीनों को जोड़ के क्या आता है? The NDP। यस, एनडीपी एट एफसी। गुड। आर्यन बताना वैल्यू एडेड मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर वैल्यू एडेड मेथड में सर जो रॉ मटेरियल्स यानी मतलब इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं सर एक फर्म के, वो मिला के सर जो फाइनल गुड्स बनाते हैं उनको यूज करके सर उनकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। राइट। इसको मान्या इसके फॉर्मूले बताना वैल्यू एडेड मेथड के। Value added is equal to value of output minus intermediate consumption
और वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। गुड। ये सारा तो क्लियर है ऑलरेडी आपको, वी डिस्कस्ड अबाउट इट। हाँ, ये टर्म एक्सपेंडिचर मेथड में एक है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन है क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर ये गिवन नहीं है तो कुछ उसके 4 पार्ट हो सकते हैं, जैसे बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, चेंज इन स्टॉक दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और इसका दूसरा नाम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी है। चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। एंड देन पब्लिक इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट। कई बार ये क्वेश्चन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो गिवन नहीं होगा, इसके बदले में इन 4 के बदले भी और कुछ यू नो दैट अगर जीडीपी, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में ना हो तो हम कैसे निकालेंगे? ये भी 4 नहीं है, और कुछ दे रखा होगा। पॉलिसी कुछ बताओ, क्या क्या दे रखा होगा इसके बदले? क्या था? ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? सपोज ये जो 4 सामने है ये भी गिवन नहीं है, इसके बदले कुछ और टर्म्स होंगे, क्या होंगे? तो तब हमारे पास ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा और फिर चेंज इन स्टॉक को इसमें अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसके बदले में हमारे पास हो सकता है ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो यहाँ पे फिक्स्ड आ जाएगा। जब भी फिक्स्ड आ जाएगा तो जब उसमें हम ऐड करेंगे क्या? चेंज इन स्टॉक। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में जब चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तब जाके होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और यहाँ ग्रॉस के बदले अगर नेट होगा तो फिर हो जाएगा नेट फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, न्यूमेरिकल के असाइनमेंट दे दूंगा, वो तो कर लोगे ना? अभी अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक असाइनमेंट दे दूंगा न्यूमेरिकल का, वो कर लेना, ठीक है? यस सर। क्योंकि वरना प्रैक्टिस नहीं होगी तो भूल भी जाओगे आप। सर आप एक 1 मार्क का शीट दे दो क्योंकि हाँ, टेस्ट के चाहिए। अच्छा, स्कूल में टेस्ट है? MCQ। अच्छा, इकोनॉमिक्स का टेस्ट पर अभी इको का है ना, कब है? अभी इको का है, तब परसों है। चलो मैं अभी शेयर कर दूंगा क्लास पे, इमीडिएटली शेयर कर दूंगा मैं। ओके। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या सब इंक्लूड होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट, नेट परचेज इन द डोमेस्टिक मार्केट, परचेज फ्रॉम अब्रॉड, नेट एक्सपोर्ट्स इज द नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं इसको, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये ऑलरेडी फॉर्मूला आपको पता है जो मैंने अभी बताया था। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन is equal to gross fixed capital formation plus change in stock or net fixed capital formation plus change in stock plus depreciation। अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या प्रिकॉशन करते हैं। Do you remember those precautions which we have discussed earlier? यस सर। बताना एक एक करके। हार्दिक, tell me the first point. What precaution you should take in expenditure method? सब प्रिकॉशंस याद नहीं है। अच्छा, लक्ष्य, do you remember? लक्ष्य, मान्या आप बताओ। सर ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं होता। वेरी गुड। सर इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्लूड नहीं होता।
और सर एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। गुड, वेरी गुड। और भी तो होगा? फाइनेंशियल एसेट्स का परचेज नहीं इंक्लूड होता, जैसे डिबेंचर्स और शेयर्स वगैरह। चलो, गुड। और सर वो सेल्फ कंजम्पशन वाला भी। हाँ, तो इसके फॉर्मूले तो आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी ऑब्जेक्टिव, वो कर लोगे। अब तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी जोन है, मोर ऑफ द न्यूमेरिकल इज देयर। इनकम मेथड में सीओई में क्या क्या ऐड होता है? डू यू रिमेम्बर व्हाट आर इंक्लूडेड इन सीओई? सर दोबारा मीटिंग ज्वाइन करनी है सर इसके बाद? नहीं, आज रहने देना, क्योंकि मैं सुबह से पीटीएम ले रहा हूँ, मेरी भी यहाँ हालत खराब है। विल टेक नेक्स्ट टाइम। मार्क्स बता दीजिए। सीओई में 3 चीजें ऐड होती है। एक तो होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन गिवन बाय एम्प्लॉयर। अब ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या है? दैट इज आइदर आपके लिए कंपनी आपका पीएफ का पैसा पे करती है, आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम दे देती है, आपके ईएसआई मतलब एम्प्लॉय सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस के तौर पर हॉस्पिटल में काम आता है। पेंशन। हाँ, पेंशन फंड में आपके लिए पैसा जमा करती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। प्लस इसके अलावा अदर बेनिफिट, आप अगर रेलवे एम्प्लॉई हैं तो रेलवे का किराया आपको फ्री मिल जाता है। आप मैकडी में काम करते हैं तो आपको रोज 2 बर्गर खाने को मिल जाते हैं। तो जो फ्री बेनिफिट आपको मिलता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट, क्योंकि आप वहाँ जॉब करते हैं इसलिए वो बेनिफिट मिलता है। एंड दैट इज द पार्ट ऑफ सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। अब इस पे आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइम में जैसे पूछ देगा कि दिवाली बोनस गिवन टू द एम्प्लॉय, इज इट अ ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम। यस सर। यस, व्हाई? यू हैव टू गिव द रीजन आल्सो। क्योंकि पूरा साल काम किया, उसके एक्सचेंज में मिला उसको बोनस। वेरी गुड। और वहीं अगर पूछे कि हार्दिक भंडारी इज डोनेटिंग 500 ब्लैंकेट टू द beggars during the month of winter, is it a part of national income or transfer income? ट्रांसफर इनकम। Yes, because he is giving them free of cost, no services. ठीक है, गुड। तो सीओई हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस तो ऑलरेडी आपने बताया था क्या क्या इंक्लूड होता है। व्हाट इज इंक्लूडेड इन मिक्स्ड इनकम? Aryan, what is included in mixed income? Manya, what is included in mixed income? सर याद नहीं है। Monisi? तो ये याद नहीं। Mixed income means when you are earning the income as an individual from different sources. जैसे मैं आपके सामने आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉग्निटिव ट्यूटोरियल मेरा है, और मेरे पास मान लो और भी टीचर्स हैं, उनके पार्ट का कुछ प्रॉब्लम मेरे पास आ जाए, मैं अपने ही बिल्डिंग में ये कोचिंग चला रहा हूँ तो उसकी रेंट मेरी बच जाए, ये सारे इनकम जब मैं इंडिविजुअली अर्न करता हूँ तो मेरा इनकम माना जाएगा मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे एक डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, उसमें मेडिसिन भी बेच रहा है, उसके पास नर्सेस भी जॉब कर रहे हैं, अपनी ही बिल्डिंग में चला रहे हैं, तो सारे इनकम उसे मिल रहे हैं, तो वो इनकम क्या कहलाएगा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इज इट क्लियर? यस सर। तो आज तो टाइम भी ओवर हो गया, फ्यू सेकंड्स लेफ्ट, सो इसमें रीस्टार्ट हम नहीं करते हैं। आपको मैं इसका ऑब्जेक्टिव भेज देता हूँ, परसों हम लोग फिर इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। तो हमने उसमें 3 चैप्टर कर लिया था। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पॉवर्टी, ओके, चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ऑल ऑफ यू एग्री फॉर दैट? मार्क्स आप, हाँ बोलो। मार्क्स आप अभी भेजो।